इस वक्त में आप कैसे कस्टमर को जज करते हो? जैसे बहुत सारे वॉक-इन्स आते होंगे, कुछ लेके खा लेके चल जाते होंगे, लेकिन रिपीट नहीं। मैं इसको गलत भी नहीं कहूंगा और उसको बहुत ज्यादा वो भी नहीं कहूंगा। आपका कैसा अनुभव रहा कि वो 3 महीना बहुत अच्छा अमेजिंग रिस्पॉन्स था? मैंने ये भी देखा है, स्टोर खाली भी देखा है मैंने आपका। मुझे आज भी कोई मेरा शेफ अगर बोलेगा ना सर ऐसे नहीं ऐसा होता है, मैंने कहा ठीक है मैं तेरे को करके दिखाता हूँ कैसे हो। बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है, या तो शायद मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट करने आया हूं, मैंने खा लिया जस्ट बिकॉज वो महंगा। और एक ब्रांड बनाना बहुत आसान काम नहीं है। मैं बोलता हूँ एक ब्रांड बनाना इट्स अ वेरी न्यू बॉर्न बेबी जैसा काम है। एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको उस तरीके से देखा जाता है। जय हिंद और आप सभी का स्वागत है आज के पॉडकास्ट में द भारी शो बाय काम भारी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही खास है। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही अलग होने वाला है। ये जो व्यक्ति हैं बेकरी इंडस्ट्री बिलोंग करते हैं। बहुत सारे आउटलेट्स इनके हैं ऑल ओवर साउथ गुजरात, स्पेशली इन सूरत। बहुत टाइम से अपने 13 साल की उम्र से ये बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं और एक ऐसे ह्यूमन जो देश से बहुत प्यार करते हैं। ये पूरे पॉडकास्ट में आज आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, अपने एज ए व्यक्ति कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए। तो पूरा पॉडकास्ट आज एंड तक देखिए। तो वेलकम है राजा भाई परसवानी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो फ्लैग पहना है इसके पीछे की क्या कहानी है सर? इससे पहले हम लोग जय हिंद कर लें एक बार तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये sir. फ्लैग पहना है तो उस फ्लैग की रिस्पेक्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे पहनने का एक मकसद सबसे बड़ा ये है कि अपनी कंट्री के रिलेटेड हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बार बार हमें याद दिलवाती है। करेक्ट। हमें तो दिलवाती है, लेकिन हमारे साथ जो दूसरे लोग हैं जस्ट लाइक जैसे आपने अभी मार्क किया है कि ये फ्लैग मैंने पहना है, तो वाई मैंने क्यों पहना है। तो जो हमारी पहली जिम्मेदारी है वो कंट्री के प्रति है। जो भी है कंट्री को हमें पहले फोकस करना है। लोग ये करते हैं कि ठीक है अपनी लाइफ जीने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन कंट्री है तो सब कुछ है। आप आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, चाइना जाएंगे, जापान जाएंगे, वो अपनी पैंस भी अपनी कंट्री की यूज करते हैं। तो मोदी जी का भी जो एक फोकस है कि मेक इन इंडिया का जो होना चाहिए, तो यही हमारा एक मोटिव है कि हम पहने, लोग भी पहने और इसे याद करके ही आगे बढ़े। हाँ, तो मैं जब राजा, जैसे मैं आपको पहले मिला तो बताया भी था कि मैं जब राजा भाई को जान रहा हूँ तो मेरे पास 2 चीजें आ रही है कि एक तो वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, साथ साथ में बहुत अच्छे देशभक्त हैं। देशभक्त क्यों आता था? क्योंकि आप ये बैच पहन के रखते हैं। ठीक है। और जब मैं आपसे मिला था आपने ये बताया था कि ये बैच आप तभी उसको देते हो जब उसकी रिस्पेक्ट करे और रियली पहने। एग्जैक्टली। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि पैट्रियटिज्म क्या हद तक आदमी में होनी चाहिए और वो उसके बिजनेस में कैसे हेल्प करता है उसको? हर एंगल से हेल्प करता है। पैट्रियटिज्म तो हमेशा सबके अंदर होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि लाइफ में हम सबसे पहले अगर बात करें ना, तो हम अपनी जो बच्चे हैं, जो हमारी फैमिली है, उसको है ना विरासत में पैसा या अपना बिजनेस या प्रॉपर्टीज नहीं देते हैं, अपनी हैबिट्स देते हैं, अपनी आदतें देते हैं। सही बात। तो हमें ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि जो हम करते हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी भी करेगी। तो इसे हमें अपनी विरासत में उनको यही देना चाहिए कि आप हमेशा इस कंट्री के लिए पहले तो थैंकफुल रहिए, क्योंकि जो आपको मिल रहा है, जो कुछ भी आपके पास है, उस कंट्री के लिए है। लोग क्या भूल जाते हैं कि भाई काफी हद तक आप देखा जाए तो अभी हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो हिंदी में हो रही है। लोग क्या करते हैं पता है ना, लोगों को लगता है कि अगर हम इंग्लिश में बात करें ना तो हम बहुत ज्यादा सुपीरियर है, बहुत स्मार्ट है। और अगर कोई हिंदी में कोई बात करता है तो यार ये तो थोड़ा बैकवर्ड होगा। बट आप अपनी लैंग्वेज को तो हमेशा आगे रखना चाहिए। लैंग्वेज आपको कितनी भी इंग्लिश आती हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी मातृभाषा को हमेशा प्रमोट करना चाहिए। और हिंदी बोलने में मतलब हिचक नहीं होनी चाहिए। आप हिंदी जहां भी बोल सके, जहां बात कर सके वहां करना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहीं भी जाता हूं, जितना हो सके मैं अपनी लैंग्वेज को ही प्रमोट करता हूं। ठीक है। और मैं मानता हूं तो हर इंसान को इस चीज को फीलिंग पे तो रखनी चाहिए। सुबह जब स्टार्टअप देता है वहां से लेके जब रात एंड होती है तब तक इसके बारे में तो जहां जहां वो अपनी कंट्री को याद करके जो कुछ कर सकता है कंट्री के लिए, वो जरूर करना चाहिए। तो लेकिन सर अगर जैसे आपने बोला कि हम कहीं भी जाए तो हमको हिंदी में बात करनी चाहिए, बट एक ऐसा रूम है जहाँ पे 100 लोग हैं, जहाँ पे इंग्लिश जरूरी है, और अगर हम वहां पे हिंदी में बात करें, ठीक है, तो आप क्या से आपका उसमें कि कैसे रहना चाहिए वहां पे? जैसे एक बहुत अच्छा रूम है जहाँ पे बहुत अच्छे डेलीगेट्स बैठे हैं, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छे बिजनेसमैन बैठे हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन इंग्लिश में हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम स्टेज पे जा रहे हैं और हम कुछ हिंदी में बोल के आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या से है सर इस पे? मतलब आपका वो माहौल पहले समझना चाहिए कि वो बंदा वो आपकी लैंग्वेज समझता भी है कि नहीं है। अगर वो आपकी लैंग्वेज समझता ही नहीं है तो फिर आपको वो आप वो चीज वहां नहीं प्रमोट कर सकते हो। लेकिन अगर वो सब जानते हैं और अगर वो इंडियंस हैं लेकिन वो अपने आप को फॉरेनर्स की तरह अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्हें वो चीज याद दिलानी चाहिए कि वी आर इंडियंस, और ये इंडियंस की तरह उन्हें
बिहेव करना चाहिए। Correct. और वो शर्म नहीं होनी चाहिए कि वो शर्म है। खास करके मैं बोलता हूँ ना, काफी हद तक मुझे बहुत जब बुरा लगता है जब हमारी नेशनल एंथम बजती है और लोगों को ध्यान भी नहीं होता है कि नेशनल एंथम हो रही है। अभी तो स्पोर्ट्स को भी बहुत प्रमोट किया जा रहा है, वहां पे भी जाता हूँ, लोग अपने फ्रीली बैठे हुए हैं। तो मतलब कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमारी जो नेशनल एंथम है उसकी तो रिस्पेक्ट करिए। जब होती है तो आप ध्यान रख के उसके ऊपर वो फीलिंग के साथ कम से कम आप डिलीवर कीजिए। आपने एक स्टोरी बताई थी मेरे को रेस्टोरेंट वाली, वो बता सकते हाँ, हैं? ऐसा हुआ था, एक रेस्टोरेंट में मैं गया था और मैं बैठा था और जनरली उस टाइम पे एक वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, तो जस्ट स्टार्टअप होने वाला था और वहां बहुत लो वॉइस के ऊपर वो नेशनल एंथम शुरू होने वाली थी। मेरा पूरा ध्यान उसके ऊपर ही था और मैं जनरली बैठा हुआ था। तो मैंने बैठा हुआ देख रहा था, तो जस्ट वो जब स्टार्टअप होने वाली थी ना, तो मुझे एकदम फीलिंग आती है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और मैं एक चेयर के पास खड़ा हो गया और रेस्टोरेंट एकदम फुल था। लोग मुझे देख रहे, ये बंदा एकदम खड़ा हो गया, एकदम परफेक्ट, उसमें क्यों खड़ा हुआ है? तो लोगों को ध्यान गया कि उसका ध्यान पूरी टीवी की तरफ है और नेशनल एंथम। तो मेरे खड़े होने से पूरा हॉल खड़ा हो गया और उन्होंने उसको रिस्पेक्ट किया और क्लैप भी की कि यस, ये जरूरी है कि जब हो रहा है नेशनल एंथम। कई बार क्या तो उस वॉइस को स्लो कर दिया, तो ऐसे ये नहीं होना चाहिए। मतलब वो आप इंटरनल फीलिंग आपकी होनी चाहिए और आपको वो डीप फीलिंग आनी चाहिए उस चीज के लिए। सही बात है। तो उसके अंदर सर नेशनल एंथम में खड़े रहने का पोस्चर भी है शायद, कि थम ऐसा होना चाहिए, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है वैसे खड़े रहना? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब लोग बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अब देखते हैं यूट्यूब पे, आप देख लीजिए, तो आपको 5 मिनट्स या 2-4 मिनट लगेंगे, उसको देख लीजिए और उसके हिसाब से जब आप उसको डिलीवर करें तो प्रॉपर वे में डिलीवर करें, वरना मत करिए, वो रहेगा। जस्ट लोग का ध्यान यहाँ आ जाता है, तो आपका फेस बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, प्राउडली देखना चाहिए, प्राउडली देखना चाहिए। और वो आपकी डीप अंदर से जैसे रोहाटे कैसे खड़े हो जाते हैं वैसे होने चाहिए। जनरली जब मैं बोलता हूँ तो मेरा पैर से लेके आपका सिर तक का पूरा बॉडी जो है ना, वो एकदम उसके रोहाटे खड़े हो जाते हैं जब ये बोलते हैं, एकदम फीलिंग आ जाती है, क्योंकि वो अंदर से है। हाँ, साइमल्टेनियस में ये भी जोर बोलना चाहूंगा कि लोग है ना फ्लैग की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। फ्लैग बोलते हैं ना, जैसे 15 अगस्त आया, 26 जनवरी आया, वो ले लेके करते हैं, फिर आपको रास्तों पे मिलेंगे गिरे हुए मिलेंगे। उन फ्लैग को फोल्ड करने का भी एक तरीका है, जो उसको प्रॉपर वे में उसको कैसे फोल्ड करना चाहिए, फोल्ड करके रखना चाहिए, जब उसका वापस यूज करना है। तो मतलब मैं मानता हूँ गवर्नमेंट भी कहती है कि अब उसको आप जैसे एक बार मोदी जी ने एक कहा था कि टेरेस के ऊपर अपने फ्लैग लगाइए, लेकिन आज भी आप देखेंगे ना, काफी टेरेस पे ऐसे फ्लैग लगे हैं मगर वो धूल मिट्टी में पड़े हुए हैं और उनको प्रॉपर वे में मतलब मैं कहता हूं कि आप अगर कुछ उसकी रिस्पेक्ट ना कर सके तो कम से कम आप उसको इस तरीके से मत करिए, ना करिए। जो करे वो अच्छे से छोटी सी करे। रिक्वेस्ट है कि आप या करिए तो प्रॉपर करिए, वरना मत करिए। तो अभी जब मैं आपसे मिला था पहले, तो आपने एक चीज और बताई थी कि सूरत सिटी ने आपको बहुत कुछ दिया है, बिकॉज ये आपकी कर्म भूमि है और आप मतलब बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो सूरत के बारे में क्या स्पेशलिटी है? जैसे हम लोग कामबारी ब्रांड में बहुत प्राउडली लिखते हैं सूरती बनावट हर कपड़ों पे। मैंने जो टी शर्ट पहनी इसमें भी अब लिखा, कोई भी टैग हो, या हम मुंबई भी अगर स्टोर करेंगे तो हम लोग वहां पे एकदम प्राउडली लिखेंगे सूरती बनावट, बिकॉज हम लोग प्राउड करते हैं ये भूमि से। सो आपका क्या कि सूरत ने आपको क्या दिया है और सूरत ने कैसे एक्सेप्ट किया आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सूरत। मेरे फादर आउट ऑफ स्टेट से, हम लोग वी आर बेसिकली फ्रॉम एमपी मध्य प्रदेश, बट आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सूरत। ठीक है, तो सूरत में मैं रहा हूँ, तो सूरत में सबसे पहली बात अगर आती है तो तापी मैया की आती है। तो तापी मैया का आशीर्वाद इतना है कि सूरत के सब लोगों, जो भी जैसे भी आए, अगर वो शून्य से भी शुरू किया तो वो बहुत ऊपर तक चले गए। तो तापी मैया का एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं सबको ये कहूंगा कि अगर लोग सूरत रहते हैं तो एक बार जरूर मतलब उसकी रिस्पेक्ट करें, तापी मैया की। रेगुलर बेसिस पे मेरा एवरी संडे मॉर्निंग का एक नियम है कि तापी मैया को वेणी बहुत पसंद है, जो वेणी लेडीज पहनते हैं, और जो बूंदी है और दूध चढ़ाया जाता है। तो अगर लाइफ में कभी मौका मिले तो जरूर ये करिएगा, तो आपको करना चाहिए। हाँ, सूरत की जो स्पेशलिटी अगर मैं कहूंगा ना, तो सूरत जो है ना, वो अपने आप में एक यहाँ का लोकल लाइट का लोगों को बहुत ज्यादा हुआ है। जैसे यहाँ का जो हॉकर कल्चर है ना, इट्स अमेजिंग। आप हॉकर कल्चर में जाएंगे ना, तो आप भले बड़े बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट में जाएं, ब्रांड्स में जाएं, बट उसका क्रेज एक लिमिट तक रहता है। मगर हॉकर्स का क्रेज है ना, कभी खत्म नहीं होता। हॉकर्स का क्रेज एवरी टाइम वैसे का वैसा रहता है, क्योंकि यहाँ का फूड में भी लोगों को, अगर आप देखेंगे ना, आप इटालियन फूड खाएंगे या तो फिर आप चाइनीज फूड खाएंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं देसी टच चाहिए, लोगों को टच चाहिए। और वो टच लोगों को ही वो जो फील है ना, वो उनको देता है टंग पे। जस्ट लाइक अगर मैं बोला जाऊं तो आई एम ऑल्सो वेरी फूडी गाय। तो मैं जब मेरे टीन एज में था या कुछ था, मैं सूरत के ऐसा कोई हॉकर या ऐसी कोई स्ट्रीट नहीं छोड़ी जहां मतलब अच्छा फूड मिल रहा है और मैं वहां नहीं जाता हूँ। और वहां ऐसा होता था कि जस्ट लाइक आप देखा जाए तो जब मैं फूड के लिए बैठता तो बहुत लंबी चौड़ी लाइन, जहाँ अच्छा फूड मिलता तो लाइन्स भी लगती है। तो मैं जब वहां पहुंचता था ना, तो मैं को सबसे पहले सर्व किया जाता था। तो लोग उससे झगड़ा करते थे, हम इतने अभी आए, इसको अभी दे रहे हो। बोले ये खुद का मालिक है यहाँ का, मालिक को मना तो ना कर
सकते सही हैं। बात। तो मतलब इस तरीके का था। तो यहाँ का आप कितना भी बोलेंगे, कितनी भी ब्रांड्स आ जाएंगी ना, हाँ। बट यहाँ का जो देसी टच है ना, वो वो नहीं कभी भी जाएगा। किसी को नहीं छोड़ सकता। ठीक है। और यहाँ के लोग कैसे होते हैं ना, मैंने बहुत ज्यादा अपने माइंड में भी लिया कि काफी हद तक यहाँ पे रेल जो हुई थी, मतलब काफी फ्लड्स का जो प्रॉब्लम था एवरी 4 ईयर था, वो देखा जाए तो कहा जाता था कि सूरत पे एक तरीके का श्राप लगा हुआ है, हर 4 साल में फ्लड आता था। बट इट्स अ ह्यूमन एरर। जो ह्यूमन एरर था, मोदी जी को आने के बाद देखिए ये ह्यूमन एरर खत्म हो चुका है। आज बिल्कुल भी फ्लड का प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट। तो उस वक्त क्या हुआ था, आप देखा जाए ना, जब फ्लड आया था, मेरे को एक बार याद है 2006 में अगस्त में फ्लड आया हुआ था, और बहुत पानी, 6 दिन तक पानी भरा रहा, पूरे तालाब लगा, पूरा स्विमिंग पूल जैसे बन चुके थे। बट आप देखेंगे उसके नेक्स्ट मंथ में ही, सितंबर में नवरात्रे थे, बट रिकॉर्ड ब्रेकिंग नवरात्रे हुए थे। तो सूरत की सबसे प्यारी जो ब्यूटी वो ये ना कि लोगों को यहाँ से निकलना आता है कि कैसे होता है। वो पिछली जो पास्ट है ना, वो पकड़ के चलते नहीं है, वो प्रेजेंट और फ्यूचर में जीते हैं। मौज मस्ती। हाँ, मौज मस्ती, मतलब अपने काम में भी रहेंगे, सुबह से काम करेंगे, शाम तक करेंगे, बट लाइफ जीना जानते हैं। तो सूरतियों का ये सबसे बड़ा वो है ना, मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं सूरत में रहता हूँ। सर जैसे आप फूड इंडस्ट्री से हैं, यस। सो मैं जितना भी ट्रैवल किया हूँ थोड़ा बहुत, या कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ पे चीज का इतना चलन नहीं है। लेकिन अगर हम जैसे मांगते हैं कि भैया मैगी में चीज डाल दो ना, पिज्जा में थोड़ा एक्स्ट्रा चीज, तो वो समझ जाते हैं सूरत से ही है। सो चीज और सूरत का क्या ऑब्सेशन है आपके हिसाब से? क्या आप भी इंडस्ट्री फेस करते होंगे शायद? फेस करते हैं कि देखिए, एज अ शेफ अगर आप देखा जाए ना, शेफ सबसे बड़ा जो ट्रिक जो यूज करते हैं ना, वो चीज और बटर का यूज करते हैं। आप देखिए ना, काफी हद तक जो फूड का जो रियल टेस्ट होता है ना, वो अपना एक खुद की स्पाइसेस होते हैं उसके, बट आप उसके अंदर चीज और बटर डाल देंगे ना, तो वो एक अलग लेवल का फ्लेवर आ जाएगा, जो शेफ के दिमाग में ये चीजें चलती हैं। और सूरत के लोगों में कैसा होता है ना कि आप अगर चाइना जाएंगे ना, तो चाइना में वहां का जो सॉल्ट है ना, लोग बहुत कम प्रीफर करते हैं, वहां ज्यादा सॉल्ट नहीं प्रीफर करते। तो हर जगह का एक अपना एक टेस्ट डेवलप्ड होता है। तो सूरतियों को ज्यादा से ज्यादा चीज और बटर का टेस्ट डेवलप हो चुका है, तो वो उसको उसकी डिमांड करते रहते हैं, और वो डिमांड करते भी रहेंगे हमेशा। तो आप इसको कैसे फुलफिल कर रहे हो आपके उसके अंदर बिजनेस में? बिजनेस में हम कर रहे हैं, लेकिन हम इतना हद तक नहीं। हम एक्चुअली जो बिलीव करते हैं ना, वो ये बिलीव करते हैं कि जो चीज है उसकी जो एक्चुअल उसका जो इंग्रेडिएंट्स है, जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, उसे प्रमोट होना चाहिए। अगर माउथ में फ्लेवर किया तो ये नहीं है कि उसको चीजी लग रहा है, बटर ही लग रहा है। अगर उसने कोई चीज उसके फ्लेवर की खाई है, जस्ट लाइक अगर मैं ब्लूबेरी चीज केक कहूंगा तो उसकी ब्लूबेरी की उसकी फीलिंग आनी चाहिए। अगर मैं गार्लिक सर्व कर रहा हूं तो मुझे गार्लिक का फ्लेवर आना चाहिए। तो एक्चुअली जो उसका जिससे हम उसको बुलाते हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है, उससे रिलेटेड उसका प्रोडक्ट होना चाहिए, समझ पहुंचना चाहिए। तो अब जैसे अपने फूड की बात की, तो थोड़ा आपके बारे में बताइए कि आप क्या कर रहे हो, कौन से बिजनेस में हो, और कैसे अपने आप को देख रहे हो बिजनेस के अंदर? आपका क्या रोल है बिजनेस के अंदर? देखिए, इस बिजनेस के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं अगर इस बिजनेस में आया तो सबसे पहले मैं अपने आइडियल, मैं अपने फादर को मानता हूं, जो मेरे गुरु रहे हैं। मैं हमेशा उनको देख के इंस्पायर हुआ बचपन से। मैं ये कहने में ये नहीं करूंगा कि मैंने 13 साल की उम्र से ही फैक्ट्री जाना शुरू किया। जब मैं तो आप अपनी जब कोई इंडस्ट्री में जाते हो ना, तो उसमें उसकी डीपली नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है ना, आज की जनरेशन को कैसा हो गया ना कि हम लोग कोई भी शेफ ले लेंगे, शेफ से सीख लेंगे, शेफ से समझ लेंगे, और वो हमारा बिजनेस करेगा। ऐसा कभी नहीं होता। जब तक आप अपने प्रोडक्ट को नहीं समझोगे, तब तक आप उसको अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहला जो मैं ये कहूंगा, मेरी लाइफ से मैंने जो सीखा, पहले तो जो आप बेच रहे हो उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। आपकी पूरी तरीके की उसके बारे में डीपली उसका नॉलेज रखिए, और उसके बाद ही आप उसके आगे उसके अंदर बढ़िए। तो मैंने मेरी लाइफ में आप देखा जाए तो 240 डिग्री टेम्परेचर पे ब्रेड बेक भी की है। मैंने 90 kg का बैग अपने कंधे पे भी डाला हुआ है। तो ये सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में की हुई है। तो मुझे आज भी कोई मेरा शेफ अगर बोलेगा ना, सर ऐसे नहीं ऐसा होता है, मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे को करके दिखाता हूँ कैसे होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को बरोबर समझिए और उस हिसाब से आप डिलीवर कीजिए। सेकेंड थिंग, आप अपनी मेरी लाइफ में मेरा जो पैशन रहा वो बेकरी इंडस्ट्री रहा। और आपका पैशन अगर आपका प्रोफेशन होता है ना, तो सोने पे सुहागा होता है। तो लोग जो बहुत जल्दी लोग दूसरे दोस्तों के साथ बैठते हैं, यार मैं तो मेरे धंधे में इतना कमा रहा हूं, मैं उतना कमा रहा हूं। तो मैं बोलता हूं अपनी लाइन को कभी मत छोड़िए। आप उसको जितना भी डीपली स्टडी कर सके उतना डीपली स्टडी कीजिए, और उसके अंदर ही अपना काम कीजिए, तो आप 100% सक्सेस लेंगे ही लेंगे लाइफ के अंदर। 100%। सही बात है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट की डिमांड्स क्या है। हमने मार्केट की डिमांड्स दे रहा। एज अ कस्टमर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो अपने लिए नहीं बनाते हो, कस्टमर के लिए बनाते हो। तो आपको जब भी बनाते समय आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कस्टमर उसको कैसे रिएक्ट करेगा। तो आपको बनाते समय एज अ कस्टमर माइंड रख के चलना पड़ेगा कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप दे रहे हो तो मैंने वो खाया तो मैंने वाव वाली फीलिंग आई। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक आपको जो
टंग की फीलिंग आती है, एक पॉकेट की फीलिंग आती है, Right. दोनों की फीलिंग आपके अंदर बहुत स्ट्रांग होती है। तो जब वो टंग की फीलिंग जब आती है ना, तो पॉकेट की फीलिंग ऑटोमेटिकली वो सेकंड पॉइंट रिलैक्स हो जाता सही है। बात लेकिन अगर आपको टंग की फीलिंग प्रॉपर नहीं मिली है ना, हाँ। तो आपका जो बोझा है ना वो जेब पे पड़ने वाला है 100%, Correct. और वो नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। हाँ, तो आप ये सक्सेस अपना रेशियो ये से समझ सकते हैं, अगर कोई कस्टमर आपके पास आया है और वो रिपीटेड 2-3 बार आया है, तो मतलब आप जो कर रहे हो यू आर इन राइट ट्रैक, आप गलत ट्रैक पे नहीं हो। लेकिन अगर वो कस्टमर आपके टेबल पे बैठा है और अगर उसने अपना फ्रूट कम से कम 50% या 40% छोड़ दिया है, तो ये आपके लिए एक अलार्म है। आपको समझना पड़ेगा कि ये बहुत कुछ गलत हो रहा है, कि आपका प्रोडक्ट इस तरीके का नहीं जो कस्टमर को पसंद आ रहा है। लेकिन सर कई बार, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है, या तो शायद मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट करने आया हूँ, मैंने खा लिया जस्ट बिकॉज वो महंगा था, लेकिन वो अच्छा मुझको नहीं लगा। सो इस वक्त में आप कैसे कस्टमर को जज करते हो? जैसे बहुत सारे वॉक-इन्स आते होंगे, कुछ लेके खा लेके चल जाते होंगे, लेकिन रिपीट नहीं है, तो इसमें आपका क्या टेक है? जो बहुत सारे कैफे ओनर्स देख रहे होंगे इसको, बहुत सारे बेकरी इंडस्ट्री वाले देख रहे होंगे, तो इसमें आपका क्या टेक है कि आप कैसे जज करते हो उस कस्टमर को? देखिए, आप कस्टमर ऐसा तो नहीं है कि विद इन एन मिनट में उसने अपना प्रोडक्ट खाया है कुछ है। आप जनरली एक है ना मेंटालिटी देखेंगे ना, तो कस्टमर बहुत रेयर केसेस में 10% ऐसा कस्टमर होगा जो जबरदस्ती उसको खाएगा। Okay. ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, उसको पैक करवाएगा कि इसको आप टेक अवे कर लीजिए। Okay. ठीक है, तो जब वो टेक अवे कर रहा है, एट दैट टाइम आप उसको अपना उसका फीडबैक ले सकते हैं कि आप उसका क्या फीडबैक है। करेक्ट। ठीक है, और देखिए एक जनरल, आप इतने टाइम से बिजनेस में होता है ना, तो आपका वॉच या आपके मैनेजर्स का वॉच होना चाहिए कि कौन सी टेबल किस तरीके से वो कर रही है। हमारी ड्यूटीज है, हमारे जो सर्विंग पर्सन की, उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि उनको जाके सर्व करके चले आए, बट सर्व करने के बाद उसके ऊपर उन लोगों के उनके एक्सप्रेशंस क्या है, वो आपको बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। तो आप अपनी ट्रेनिंग पार्ट में इस पॉइंट को भी ले सकते हैं, लेके चल सकते हैं। तो अभी बहुत सारे सर आपके तो ब्रांचेस हैं, ग्रीन ओवन के नाम से, बेकर्सगंज के नाम से, और बहुत अच्छा मारुति ब्रेड, बहुत सालों से, जब मैं छोटा था तब से मैं तो वही चाय उसके साथ खा रहा हूँ। सो किस तरीके से आप ब्रांड को देखते हो? जैसे आज मुझको पता है कि भाई ग्रीन ओवन में क्या मिल रहा है, बिकॉज मैं आपसे इतना क्लोजली एसोसिएट हूँ। मैं जब बेकर्सगंज जाता हूँ मुझको लगता नहीं ये अपनी शॉप है, बिकॉज मैं आपसे इतना क्लोजली एसोसिएट हूँ। लेकिन मार्केट में ब्रांड लाना और ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना, तो मार्केटिंग और ब्रांड पे आपका क्या टेक है? भाई एक अगर कोई ब्रेड खा रहा है तो वो यार बेकर्सगंज से ही लेना चाहिए। फाइन, देखिए आने वाले टाइम में भी क्या हो गया ना, पहले जो था ना वो सब चीजें ओपन में बिकती थी। ठीक है, सबसे पहला जो आपको केयर करना है ना, वो लोगों को हाइजीन को बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि हाइजीन को आपको बहुत केयर करके चलना है कि आप अपना प्रोडक्ट जो दिखता है वो बिकता है। एक सिंपल लॉजिक मार्केट के अंदर है। तो सबसे पहले है ना, आपकी प्रोडक्ट क्या है, मैंने जो पहले ही बताया कि आप उसमें डाल क्या रहे हो, वो सबसे पहला वो पॉइंट है कि क्या वो खाने के बाद उस बंदे को वापस वो सैली फीलिंग आएगी वो कि मैं इसको वापस लूं और वापस परचेज करूं। तो पहले तो आपका प्रोडक्ट बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए, डीपली उसका R&D होना चाहिए। पैकेजिंग बहुत बड़ा पार्ट है कि इंसान को है ना पहले आउटर ब्यूटी से देखा जाता है कि वो बंदा यार कैसा पर्सनालिटी है, उसके कैसे कपड़े पहने, तो आपकी उसकी पैकेजिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बहुत बड़े लेवल पे। तो आपको पैकेजिंग पे भी बहुत काम करना चाहिए। सेकंड थिंग, आप जो प्रोडक्ट को, ब्रांड का ऐसा हो गया कि लोगों के दिमाग में आज कोविड के बाद भी वो सोचते हैं कि हम कम खाएं और भले अपना जो स्पेनिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो करें, लेकिन जो खाएं वो अच्छा खाएं, अच्छी जगह पे खाएं। ऐसा नहीं खाएं कि कहीं से भी खाएं और हम बीमार पड़ जाएं या हमारे बच्चे बीमार पड़ जाएं। तो उस लेवल पे अगर आप अपने चीजों को करते हैं तो आपकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, एक ब्रांड बनती है ना, वो ब्रांड एक लिमिट तक आपकी सोशल मीडिया, सॉरी मैं इसको वो कर रहा हूँ, एक सोशल मीडिया या एक पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट या होर्डिंग बोर्ड एक लिमिट तक आपको सपोर्ट करते हैं। बट जो एक्चुअल वे में जो आपकी मार्केटिंग और जो एक्चुअली आपकी ब्रांड जब उभरती है ना, वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से होती है। एक बंदा खाता है, दूसरा अरे तूने खाया, तूने किया, ठीक है, उसके लिए कोई लालच जरूर देनी पड़ती है लोगों तक, वहां तक पहुंचाना। जैसे लाइक अगर हमने ग्रीन ओवन स्टार्ट किया था, हमने बाय वन गेट वन का एक लिया था। आज के कस्टमरों के माइंड में भी ये हो गया। आज जो मल्टीनेशनल कंपनीज मार्केट में आ गई ना, उन्होंने एक होल्ड लगा दी है कि भैया आप स्कीम्स के साथ चलो, हर चीज की स्कीम है। देखिए मैं इसको गलत भी नहीं कहूंगा और उसको बहुत ज्यादा वो भी नहीं कहूंगा, बट आपको समझना है कि आप क्या ले रहे हैं और उसको किस तरीके से ले रहे हैं, उसका कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए। बस हम समझ रहे हैं एक के ऊपर एक फ्री मिल रहा है, हम उसके लिए उसको ले रहे हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं कि सिंपल आपको वो प्रोडक्ट आपके तक पहुंचाना चाहती है, प्रोडक्ट आपको पहुंचाती है, आप उसको टेस्ट करते हो। जब कस्टमर उसको खाता है ना, तो उसका सेकंड टाइम, जस्ट रेस्टोरेंट की अगर मैं बात करूंगा ना, कस्टमर जब आता है ना, उसी दिन वो डिसाइड हो जाता है कि वो दूसरी बार आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उसने खा लिया, उसको पसंद आया, उसने टंगने से उसके दिमाग में कमांड दिया कि नेक्स्ट टाइम यार मुझे आना और आऊंगा तो मैं मेरे फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को साथ में लेके, किसी और को लेके आऊंगा। 100%। और एक ब्रांड बनाना बहुत आसान काम नहीं है। मैं बोलता हूँ एक ब्रांड बनाना इट्स अ वेरी, एक छोटा एक न्यू बॉर्न बेबी जैसा काम है। एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको उस तरीके से देखा जाता है। आपके उसकी डिजाइनिंग पार्ट से लेके आपको उसका जो आप उसकी फीलिंग क्या आती है, उसके कलर कॉम्बिनेशंस क्या है, मतलब बहुत डीपली उसके अंदर आपको स्टडी करना पड़ता है, तभी एक ब्रांड
क्रिएट होती है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप फ्यूचर देखेंगे ना तो आपके एसेट्स काम नहीं आने वाले, आपकी ब्रांड काम आएगी। आपके एसेट्स 100 करोड़ के हैं लेकिन आपकी ब्रांड वैल्यू 2000 करोड़ की है। तो जब भी आप काम करें, एक बच्चे को जैसे पालते हैं वैसे आपको अपनी ब्रांड को तरीके से बिल्कुल खड़ा करना पड़ेगा और उसको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं भी किसी तरीके का कोई गलत चीज उसके ऊपर ना आ जाए। तो इसमें मेरे को 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि आपने बताया बाय वन गेट वन, मेरे घर के 100 मीटर में ग्रीन ओवन का स्टोर है और मैंने देखा लाइन लगे हुए, तो वो जो था शायद 2-3 महीने का पीरियड था, मैं अगर गलत नहीं हो तो उस वक्त आपको क्या फील होता था यार क्या बढ़िया, क्योंकि उस वक्त मेरे को भी याद है मेरे घर से भी गए हैं क्या आज बाय वन गेट वन, एक डे होता था शायद कोई, तो आज बाय वन गेट वन नहीं कोई टाइम था आफ्टर 6 to 9 का पीरियड रहता था, ठीक है, और तब लाइन लगती थी, लाइन लगती थी, तो आपको कैसा फील होता था कि यार ये कुछ मस्त हो गया? देखिए आप जब कुछ सोचते हैं ना और वो जब वर्क करता है ना तो एक फीलिंग तो 100% आती है कि आपने जो सोचा वो काम कर रहा है। हाँ। जरूरी नहीं आप जो सोचते हो हमेशा वो काम करे, बट वो काम कर रहा है, आपको वो फीलिंग तो 100% आती है। और जब आप जो लोगों को कमिट कर रहे हो या जो उनको जिस वजह से उनको बुला रहे हो और आप उसको डिलीवर करते हो ना तो 100% आपको उसका रिस्पॉन्स तो मिलता है। और बट नेचुरल एज ऑनर आपको फीलिंग तो जरूर आती है कि मैंने ये प्रोडक्ट जनरली मैंने क्या किया, बाय वन गेट वन में मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया, नो डाउट मैंने एक्सपेंस किए, बट क्या होता है जनरली कोई भी नया मार्केट में उतरता है ना तो वो लिफलेट्स उठाता है, वो पैम्पलेट्स बंटवाता है, 25,000 पैम्पलेट अपने एरिया में बांट दो न्यूज़पेपर्स में, बट वो आपको कहीं ना कहीं हॉकर्स पे उसको अंदर कुछ चने दाने बनता हुआ दिखेगा थोड़े टाइम के बाद, उसका जो इम्पैक्ट होता है ज्यादा नहीं होता। बड़े बड़े होर्डिंग्स लाखों रुपए के लगा लो, आपको दिखते हैं, ठीक है, एक बार आदमी ने देखा फिनिश हो गया, न्यूज़पेपर्स चैनल पे दे दो, सोशल मीडिया पे दे दो, बट एक्चुअल क्या है आपका प्रोडक्ट है। आप वो प्रोडक्ट जब तक वो खाएगा नहीं तो पता क्या लगेगा। तो हमने यही सोचा कि हमने, आप देखा होगा ना, हमने कोई भी तरीके की कोई एड्स नहीं की, हमने अपनी जो एड्स है वो हमारे लेवल पे खुद ही लोग आए, प्रोडक्ट किया आया। और वो कोविड का पीरियड था, यू कांट बिलीव कि हमको एट दैट टाइम पुलिस का इतना फेस करना पड़ा, लोग बोले कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, हमने अपने लेवल पे पूरी कोशिश की कि हम वो चीजों को मेंटेन करके चले। ठीक है, तो आपने अभी जो बात बताई, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन है जो अपने चैनल शायद देख रहे होंगे, तो उनके लिए, और मेरे को भी ये चीज समझनी है कि एक बार जब हम ऑफर देते हैं तब कस्टमर तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद अगर कस्टमर नहीं आ रहा, उसके बाद अगर हम वो जो कस्टमर है उसको वापस हमारे वही प्रोडक्ट पे नहीं ला पा रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहला चीज। दूसरा चीज, आपका कैसा अनुभव रहा कि वो 3 महीना बहुत अच्छा अमेजिंग रिस्पॉन्स था, मैंने ये भी देखा है, स्टोर खाली भी देखा है मैंने आपका, और उसके बाद कैसा रिस्पॉन्स रहा, लोगों को कब तक ये ऑफर्स रखनी चाहिए और कौन से प्रोडक्ट पे रखनी चाहिए? अपने जैसे आज शायद अपने स्टोर पे 100 ऑफ प्रोडक्ट्स होगी, आपने कोई 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट पे ऑफर रखा, कौन से प्रोडक्ट पे अपना ऑफर रखना? ब्रेड एंड बटर प्रोडक्ट पे ऑफर रखना चाहिए या अपना नहीं चलने वाले प्रोडक्ट पे ऑफर रखना चाहिए? कैसे करना चाहिए पूरा डिस्काउंटिंग वाला? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात जो आपने मुझे सवाल किया कि पहले वो स्कीम चलती थी और अभी क्या है, देखिए आप जब इस साइकिल में आ जाते हो ना तो आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो, आपको टाइम बिंगली कुछ ना कुछ चीजें तो चलाती रहनी पड़ती है, क्योंकि एक जो कस्टमर जो है ना वो साइकोलॉजिकल उसके दिमाग में माइंड सेट करके बैठा है, मैं जाऊंगा तो स्कीम के साथ आऊंगा। इसको मैं कहते हुए बुरा नहीं मानूंगा कि आज की तारीख में लोगों को हम लोग आज भी स्कीम दे रहे हैं कि बाय 2 गेट 1 का हमने स्कीम देके रखा है, तो आज उनके घरों में अगर सैंडविच पिज्जा भी बनते हैं ना तो जिस दिन हमारी स्कीम है या उसके नेक्स्ट डे है ना तो उनके घरों पे ये चीजें बन रही हैं। तो देखिए इसमें कोई बुरा भी नहीं है, लोग चाहते हैं कि यार हम अपनी जो बजट है उसको किस तरीके से हम मैनेज करें, तो उसमें कुछ हेल्पफुल भी बहुत हद तक रहता है। और रही बात कि आपको कौन सा प्रोडक्ट क्या करना चाहिए, तो जो आपका यूएसपी है ना उसको आपको पकड़ के चलना चाहिए, भले आपने उसमें मार्जिन नहीं किया। इसके लिए अगर मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल दूंगा तो मैकडी का एग्जाम्पल लूंगा। आप मैकडी को देख लीजिए ना कि एक वो मैक बर्गर के लिए लोगों को अपनी तरफ खींचता है, एक 25 रुपए का, अभी वो 35 रुपए कॉस्टिंग हो गया, लेकिन जब आप वहां पहुंचोगे ना तो आपको वैल्यू एडिशन बहुत हद तक वैल्यू एडिशन होके आपका एक टिकट साइज आपका बड़ा हो जाता है। तो वो मैकडी हमेशा उसी को प्रमोट करता है कि आप यार हम 35 रुपए में ये चीज बेच रहे हैं, तो आपका जो यूएसपी है उसको उस प्रोडक्ट को लेके आपको चलो डेली रूटीन की प्रोडक्ट, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि ब्रेड बेकरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, 3 ऐसे प्रोडक्ट है जो मार्केट के अंदर हमेशा आपको कस्टमर को अपनी तरफ खींच के लाते हैं, उसकी वजह से सारा प्रोडक्ट बिकता है, सब्जी, दूध और ब्रेड। तो ये तीनों चीजें फ्रेश चाहिए मार्केट के अंदर, तो ये तीनों चीजों की वजह से लोग कस्टमर आते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो कस्टमर है वो क्या चीज से आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उस चीज को आपको उस तरीके से उसका समझा, आपको स्कीम्स देनी चाहिए। ठीक है, फेयर इनफ के मतलब कुल मिला के आपको हमेशा कुछ ना कुछ मार्केट में रखना ही पड़ेगा, 100% रखना पड़ेगा, वरना काम नहीं होगा। टाइम बिंगली चेंज चाहिए, लोग बोर हो जाते हैं एक एक चीज से, बोर हो जाते, चाहे वो स्कीम हो कि चाहे वो प्रोडक्ट हो। जनरल मैं इसमें एक और चीज एडिशन करना चाहूंगा, लोग क्या करते हैं ना, एक प्रोडक्ट लाए हुए हैं, एक के साथ वो 10 प्रोडक्ट लाए हैं, वो सालों साल से उसी प्रोडक्ट को चलाया जा रहा है, बट आपको ये बहुत स्टडी करना जरूरी है कि विद इन 6 मंथ में आपको आपका मेन्यू चेक करना है कि आपके कौन से प्रोडक्ट कितने बिके हैं, उसके जो टॉप
के जो 5 प्रोडक्ट हैं उन्हें कंटिन्यू करके बाकी के जो 5 प्रोडक्ट हैं उनमें से कुछ ना कुछ रिप्लेस करके कुछ नया लाना चाहिए, करेक्ट, न्यू देना चाहिए। सही बात। यानी स्टडी करना जरूरी नहीं है। हमारा मेन्यू इतना लंबा चौड़ा है, इस मेन्यू को हम देख रहे हैं, कस्टमर खुद कंफ्यूज हो रहा है, नाम अलग है, डिफरेंट तरीके से नाम की तरह से उसको प्रमोट किया जा रहा है, तो वो भी खुद कंफ्यूज होता है। तो आप जितना मेन्यू कम रखोगे, छोटा रखोगे और टाइम भी नई नई चीजें दोगे तो आपको उसका बेनिफिट बहुत मिलेगा, 100%। अभी सर बेकरी जैसी दिमाग में आती है तो हमको लगता है फैंसी मतलब एस्थेटिक। आज हमारी भाषा में जो हम जेंजीज है कि हम उसका एस्थेटिक बोलते हैं कि यार कोई बढ़िया सा जैसे 4 लेयर पिज्जा वो होगा, केक होगा, चीज उसका फोटो इंस्टाग्राम पे डालेंगे, खाने में भले कैसा हो, वो डेकोरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसके साथ साथ होम बेकर्स, आज मैं जैसे आपसे पहले ही बात की थी कि सर होम बेकर्स बहुत हो गए हैं और मेरे हिसाब से हर एक बिल्डिंग में होम बेकर है। तो आप कैसे देखते हो होम बेकर या फ्यूचर कैसा है इनका? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर होम बेकर्स बोले तो हर इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि आप जब उसको एज अ कॉम्पिटिटर देखते हो ना तो आपको वो कहीं ना कहीं पिंच करता है, परेशान करता है। लेकिन अगर आप उसको अपना एक पार्टनर रख के चलते हैं, क्योंकि हर चीज कुछ ना कुछ सिखाती है, तो होम बेकर्स भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर हम उनसे सीखने जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट क्या होम बेकर्स की लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस क्रॉस नहीं कर सकते। आपको कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ना उसको उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें लगती हैं, उनके जो रॉ मटेरियल उसका जो यूज होता है, फिर उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, एक जो बल्क क्वांटिटी और एक जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जो वो लेवल पे कर सकते हैं, शायद वो होम बेकर्स को उनको चैलेंज आ सकते हैं कि वो लेकिन सबसे ज्यादा सक्सेस क्यों होते हैं ना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अपने ग्रुप के अंदर उनका जो प्रमोशन होता है, वो जो प्रमोट करते हैं, वो ज्यादा प्रमोशन उनके अंदर इंटरनल होगा। जस्ट लाइक अगर आप किसी होम बेकर को जानते हैं ना तो आप उसकी तरफ करोगे, आप जो दूसरा होम बेकर होगा आपको भी ट्रस्ट लेवल आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सही बात है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहला जो होम बेकर है वो आपको देखना है कि वो किस लेवल का वो प्रोडक्ट बना रहा है या वो किस तरीके के प्रोडक्ट वो कर रहा है। सबसे बड़ा जो कस्टमर अगर उसके पास जाता है ना, वो फ्रेशनेस की वजह से आता है, क्योंकि यार उसको एक ट्रस्ट है कि मैंने ऑर्डर दिया है, ये मेरा प्रोडक्ट ऑर्डर पे बनेगा। क्योंकि जनरली वो शॉप में जाते हैं, उनको लगता है कब का बना पड़ा होगा, कब का होगा। ये सबसे बड़ा जो चैलेंज, जो डिफरेंस बिटवीन एक शॉप के और एक होम बेकर के बीच में ये है कि फ्रेशनेस का सबसे बड़ा पॉइंट आता है। प्लस मैंने कहा ना कि एक होम बेकर को पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के पूरा फोकस करना पड़ता है, पूरा फोकस करके उस प्रोडक्ट को तैयार करता है। और मैं इसको बोलते हुए जरा वो भी नहीं करूंगा कि एक होम बेकर्स को 300,000 रुपीज केजी देने के लिए कस्टमर रेडी पड़ा है, लेकिन अगर हम उसी के लिए अगर हम 1200 रुपए डिमांड करते हैं ना तो हम लोग उसके लिए महंगा लगता है। यार ये तो 1200 रुपए मिल रहा है ना, 1200 रुपए में कैसे हो सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एक लिमिटेशन हमारे पास भी रहती है और जो होम बेकर्स पर उसके पास फ्रीडम है, एक ट्रस्ट लेवल है जो उनको उसके लोगों उनको कस्टमर उनको ऑर्डर्स दे रहे हैं। सही बात है। तो अभी सर इसके अंदर कंटेंट क्रिएशन का बहुत ज्यादा गेम हो गया, ऐसा मुझको लग रहा है कि कंटेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लोगों को जैसे आपने बताया कि जो दिखेगा बिकेगा कंसेप्ट है। सो जो होम बेकर्स हैं वो सारा कंटेंट पे जीत रहे हैं। मेरे को जो लग रहा है कि रोज की 2-2 रील्स बना रहे हैं, कैमरे के सामने आके बात कर रहे हैं कि भाई हमारे केक में ऐसा है, वो लोग अपना वो दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, वो सब बहुत कुछ कर रहे हैं। सो आप ऐसा कुछ कर रहे हो प्रमोट या आपका कुछ हम है? भी कर रहे हैं, हम लोग भी उस तरीके से थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा कि जब तक आप कस्टमर के साथ 1-to-1 नहीं करते हो ना तब तक वो फीलिंग नहीं आती है। हम क्या करें, हमारा प्रोडक्ट पड़ा है, कस्टमर आया है, उसने डिमांड किया पैक कर दो, लेकिन जब तक आप उसकी डिमांड को नहीं समझो, मैंने जो पहले शुरुआत में की थी, अगर हमें एक अच्छा मैन्युफैक्चरर बनना है ना तो एक अच्छा कस्टमर बनना जरूरी पड़ेगा। तो जब तक हम कस्टमर की सुनेंगे नहीं, उसकी डिमांड को नहीं समझेंगे, तब तक हम मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आपको टाइम बिंगली कस्टमर के साथ 1-to-1 करना है, उसके साथ कम्युनिकेट करना है, उसके पीछे हम भी वर्क कर रहे हैं। और हम तो होम बेकर्स को भी कह रहे हैं कि उनके अंदर बहुत टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं, जो उनके पास है हमारे पास नहीं। तो हम तो उनको वेलकम कर रहे हैं, वो आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, आपके प्रोडक्ट में हमारे से क्या हेल्प हो सकते हैं हम हेल्प कर सकते हैं, और अगर हो सके तो हम आपका प्रोडक्ट अपने यहाँ सेल भी कर सकते हैं। सही बात, कोई इश्यू नहीं है। तो जितने भी होम बेकर्स है प्लीज फटाफट सर से कनेक्ट हो जाओ, कहीं भी जाके राजा भाई से बात कर लो। तो राजा भाई, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन था जिसके अंदर हमने बहुत सारी बातें की। मतलब इन जनरल ये समझ में आया कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं और किस टाइप के बिजनेस में हैं। अभी हमारा सेकंड सेगमेंट है जिसका नाम है सच का सामना, एंड इसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, थोड़े वीटी, थोड़े फनी, थोड़े खराब, अच्छे। आपको जैसा समझ में वैसा आपको आंसर देना है फटाफट। एक ऐसी चीज जो आप अपने बारे में बहुत प्यार करते हो कि ये मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। मैं प्यार करना जानता हूँ हर चीज के साथ। बहुत ज्यादा मुझे प्यार करना आता है, मैं बहुत अच्छे से प्यार कर सकता हूँ चीजों के साथ, चाहे वो इंसान हो या चीजें हो या एनिमल्स हो, एवरीवेयर मुझे प्यार करना बहुत अच्छे से आता है, मैं प्यार करता हूँ। ठीक है, बीइंग अ फूडी, आपने बताया पहले कि आप बहुत बड़े फूडी हो। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है सर? मेरी फेवरेट डिश साउथ इंडियन। ओके, मैं साउथ इंडियन बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, आई लाइक साउथ इंडियन। तो हम देख सकते हैं कि बेकर्स बंच या ग्रीनओवर में साउथ इंडियन कुछ आ सकता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि जो आपका पसंद है वो आपका प्रोफेशन में आ सके, मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में आ सकता है। ठीक है, कोई एक ऐसी जॉब जो आप कभी नहीं करना चाहते थे?
वैसे कोई जॉब मैं कभी नहीं करना चाहता लाइफ के अंदर। गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बनना चाहता। ऐसा कोई एक काम आपने आज तक किया हो जो अगेंस्ट लॉ किया है, फॉर गुड पर्पस? फॉर गुड पर्पस? हाँ, अगेंस्ट लॉ किया है, लॉ के खिलाफ। यस। मे बी कभी ट्रैफिक को जो है, जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ के मैंने किया हो, ये पॉसिबिलिटी है कि मैंने लॉ के किया। क्योंकि मैं हमेशा जब सिग्नल्स पे भी होता हूँ ना, तो मैं हमेशा जेब्रा लाइन के पीछे होऊंगा। लोग पहले सिग्नल तोड़ के आगे जाते होंगे, बट मैं नहीं जाता हूँ। बट मुझे लग रहा है कि ये बहुत मतलब कुछ तकलीफ किसी को खड़ी हो सकती है, तो मैंने वो लॉ के खिलाफ वो काम किया हो। यस। और आपका फेवरेट कलर कौन था सर? ऑरेंज। ठीक है, फेयर इनफ, थैंक यू सो मच सर। हम ज्यादा ये तो नहीं पूछेंगे फेवरेट एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है। सो इधर हम सच का सामना सेगमेंट खत्म करते हैं और अब हम चलते हैं थर्ड सेक्शन की तरफ, जो बहुत ही डीप और नॉलेजफुल इंसाइटफुल सेगमेंट मानता हूं, मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट है ये। इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऑडियंस तक एक ऐसे राजा भाई को लेके जाऊं जो आज तक उनके सामने नहीं आया है। ये आखिरी सेगमेंट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो शायद आपको अनकंफर्टेबल भी थोड़े करेंगे, और कुछ ऐसी बात पूछना चाहूंगा कि जितने भी छोटे बच्चे मेरे तरह हैं, जो शायद आपको 25 इयर्स हो गए काम करते हुए, मेरे हिसाब से 25 प्लस इयर्स हो गए, ठीक है, लेकिन एक जेनजी या एक एडल्ट जो भी बिजनेस में आ रहा है, उसके लिए क्या एडवाइस है कि बॉस आपको अपना बिजनेस को कैसे देखना चाहिए? ऐसे लोग को आप क्या एडवाइस देना चाहते हो जो लोग बहुत थक हार जाते हैं कि यार अब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप बहुत सालों से बिजनेस में हैं, आपको कभी कभी आपको भी ऐसा लगता होगा कि यार ये सैचुरेशन आ गया, मेरे से काम नहीं होएगा, ऐसा कभी हुआ है? एक तो ये पॉइंट, और लोगों को क्या बोलना चाहते हो, दो चीज। देखिए, पहले पॉइंट को अगर मैं लेना चाहूँ कि जो हमारे बड़े कर गए, आज की जनरेशन शायद नहीं करना चाहती है या कुछ नहीं। देखिए, टाइम चेंज हो चुका है, बहुत बदल चुका है। हमारा टाइम जो होता था, हम मॉर्निंग 5 o'clock उठ जाते थे और टिल 8 o'clock, रात को 9 o'clock 10 o'clock तक काम करते रहते थे। तो आज तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमको, आज की जनरेशन को ये हमें एग्जाम्पल देना चाहिए आप ऐसे काम करो, क्योंकि आज जो टाइम हो गया ना, वो स्मार्ट वर्क का हो गया। आपका हाँ, स्मार्ट वर्क, आप हार्ड वर्क की जगह आप स्मार्ट वर्क करो, ये दोनों का एक वर्ड का चेंजेस आ गया। आप इसको पहले कैलकुलेशन कीजिए। और जो स्मार्ट वर्क पे आपको क्या करना है कि अपनी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा केयर करना है। अगर आपका शरीर और आपका दिमाग अगर प्रॉपरली काम कर रहा है ना, तो आपको करना है। आज की जो जनरेशन है या आज के जो लोग हैं ना, वो अपनी लाइफ को क्या मानते हैं कि हम सुबह 9 बजे उठ रहे हैं या 10 बजे उठ रहे हैं, ये हमारा रूटीन है। बट मैं ये मानता हूँ कि आप जितना जल्दी मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो उसमें आपकी लाइफ का एक अलग, आपका एक जो आपके अंदर एक पॉलिशिंग बहुत अच्छे लेवल की आती है। एक अलग लेवल का आपका निखार आता है आपके अंदर। तो मेरा सबसे पहला एग्जांपल बच्चों को ये है कि जो 8 बजे उठते हैं या 9 बजे उठते हैं, वो उनको पहले जल्दी अर्ली राइजर होना चाहिए। और जो उसका मजा है वो जब उसको लेंगे ना, तब पता लगेगा। कोई भी रूटीन को, किसी भी लाइफ को चेंज करने के लिए ना, कम से कम 22 डेज का एक साइकिल लगता है। अगर आप उसमें एक ब्रेक लगाते हो ना, तो आपको फिर 0 से शुरू करना होता है। जैसे 15 दिन तक एक रूटीन पकड़ के चल रहे हो, लेकिन आप 16वें दिन पे आपने उसको ब्रेक किया, तो आपको फिर से उसको 22 दिन तक ले जाना है। अगर आप उसको ले जाओगे ना, तो आपके अंदर जो ब्यूटी आएगी ना, वो अलग लेवल की होगी। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में देखा, 10 बजे के बाद जो होता है ना, वो हमारा जो सबसे बड़ा एनिमी, जो दुश्मन है ना, हमारा मोबाइल है, वो बजना शुरू हो जाता है। तो आपका जो माइंड है ना, वो डाइवर्ट हो जाता है, वो फोकस नहीं करता। तो आप लाइफ में जितने भी बड़े बड़े आज रिचेस्ट पर्संस देखेंगे या जो सक्सेसफुल पर्संस देखेंगे, वो अपनी लाइफ का जो रूटीन है, मॉर्निंग 4 o'clock को शुरू करते हैं। जो एक अमृत वेला कहा जाता है, जब ऊपर वाला भी फ्री होता है, जब बहुत लोग उनके पास नहीं जाते, तो आप कम लोगों को वो अटेंड करते हैं और बहुत जल्दी आपकी बातों को सुनते हैं। तो एक इसका मजा लेके देखिए। दूसरी बात, आप, मैंने जैसे बताया ना कि हार्ड वर्क छोड़ के आप स्मार्ट वर्क के पीछे अपना काम कीजिए, और जितना हो सके आप जिस चीज का आपका इंटरेस्ट है ना, उस इंटरेस्ट के बिलोंगिंग आप अपने काम को लेके चलिए। वाई क्लियर होना चाहिए। आपकी हर चीज के पीछे एक वाई होता है। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, उसके पीछे वाई क्या है, क्या रीजन है। तो वाई हम लोग को माइंड में हमेशा क्लिक करके, वाई ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सही बात है, और उसका मेन मकसद क्या है, सही बात है। ठीक है, तो आपने बताया कि सुबह बपोर जो मेन टाइम है, वो 4 घंटे जो सबसे ज्यादा अच्छे लोग, जो बड़े लोग हैं, वो काम करते हैं। आपका रूटीन क्या है सर? आप कैसे पूरा दिन अपना गुजारते हैं? मेरा रूटीन मॉर्निंग 5:30 का है। मैं 5:30 बजे सुबह उठ जाता हूँ। 5:30 के बाद मैं थोड़ा सा अपना फ्रेश होके अपने मेडिटेशन पे वर्क करता हूँ। तो मेडिटेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छे से करवाता है मेडिटेशन? बहुत, मतलब शुरुआत में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि जब आप बैठते हो ना मेडिटेशन के लिए, तो विद इन सेकंड्स में आपके पिक्चर्स चेंज होते जाते हैं आपके माइंड में। एक नया नया कोई ना कुछ आता रहता है। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रात को आपने अपनी रूटीन में क्या देखा हुआ है, वो आपकी नींद में भी यही होगा, सुबह मॉर्निंग में भी वही आएगा। तो ये भी बहुत देखना जरूरी है कि रात के टाइम में आपने नाइट में क्या किया, वो आपको उसका रिफ्लेक्शन
मॉर्निंग में जरूर दिखने वाला है। तो जस्ट लाइक मैं 5:30 को मैं कोशिश करता हूँ कि रात के टाइम ऐसी कोई एक्टिविटी ना करूँ, जस्ट लाइक मोबाइल फोन्स को देख के रात को सोऊं नहीं। तो वो चीजों का मेरे को बहुत बेनिफिट होता है कि मॉर्निंग 5:30 को उठा, 6:30 तक अपना मेडिटेशन किया, 7 o'clock मैं बैडमिंटन खेलने गया, 8:30 तक मैं मेरा बैडमिंटन खेलता हूँ। आई क्रेजी अबाउट बैडमिंटन। और मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई कि बैडमिंटन मुझे खेलते हुए, जब मैं खेलता था तो मेरा छोटा बेटा है विवान है, तो वो उस रैकेट पकड़ के कब चलना सीखा और आज वो नेशनल्स खेलता है। तो मैंने जैसे बोला ना कि आप जो करते हो ना वो आपका बच्चा आपको देख के फॉरवर्ड करता है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पेरेंट्स होते हैं और एक बच्चा होता है। बच्चा दौड़ के स्कूल से आता है और अपना बैग यहाँ फेंक देता है, अपने कपड़े यहाँ वहां फेंकेगा, जूते यहाँ फेंक देगा। एक फादर आता है, उसको पूछता है कि बेटा आप ये क्या कर रहे हो, आप अपने पहले चेंज करो, आप ये क्या कर रहे हो, आके आप टीवी देख रहे हो सीधे। पापा आप भी ऑफिस से आते हो, आप आके सीधा रिमोट लेके टीवी देखते हो। मतलब आप अगर अपने बच्चे को बदलना चाहते हो तो पहले अपने आप को बदलना जरूरी है, तभी आप अपने बच्चे को बदल पाओगे, नहीं तो आप नहीं बदल पाओगे। तो मैंने जैसे बताया कि आपको अपने रूटीन में, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, आने के बाद मैं फ्रेश होकर अपनी ऑफिस की तरफ अपने रूटीन पे जाता हूँ। एक एज अ एंटरप्रेन्योर एक आपका रूटीन हमेशा प्रॉपर होना चाहिए, बट आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल कब होता है जब आप सरप्राइज विजिट्स करते हो। यानी एक रूटीन आपका ऑफिस का फिक्स होना चाहिए, आपकी फैक्ट्रीज का, आपके शॉप्स का एक अनइवन टाइमिंग होना चाहिए, जो आपके स्टाफ को हमेशा उसके दिमाग पे एक लोड होना चाहिए कि बॉस कभी भी आएंगे, और ऐसा नहीं कि वो सुबह 10 बजे आए और 7 बजे निकल जाएंगे, फिर हम लोग तो रिलैक्स मूड में चले गए। तो आपको ये अपना रूटीन में, अपने काम में थोड़ा अनइवन टाइम टेबल जरूर बना चाहिए। तो आपको मैं बीच में रोकता हूँ सर, इधर आपने इसके रिलेटेड एक स्टोरी बताई थी मेरे को कि आप खुद एज अ सेल्समैन गए थे, वो बता सकते हो अभी? स्टोरी के पीछे देखिए, मैंने जैसे पता ना कि आपका बिजनेस जब आपका पैशन होता है ना तो आपको एक मजा आता है। मुझसे आपने शायद ये सवाल किया था कि अगर आप लाइफ में अगर अपनी शॉप पे अगर कुछ करना मिले तो आप क्या करोगे। तो मैंने कहा मार्केटिंग करूंगा। मार्केटिंग कैसे, मुझे एक सेल्स पर्सन की तरह मैं एक शॉप में खड़ा हूं कि मुझे शाम को 5 से लेकर 8 बजे के बीच में एक मौका मिले कि मैं वहां बैठा हूं, शॉप पे खड़ा हूं और मेरे पास कस्टमर आ रहा है। उस कस्टमर जब वो एंटर हो रहा है ना तो इतने साल का एक्सपीरियंस मुझे बता देगा कि मैं उसका बॉडी लैंग्वेज समझ के मैं समझ जाऊंगा कि ये क्या लेने आया है, ये किस सेक्शन में जाएगा, ये क्या पिक करेगा और मैं उसको क्या बेच सकता हूँ। तो ये चीजें आपके अंदर भी वो क्वालिटी आ सकती है जब आपका बिजनेस को लिए आपको पैशन है, आपके साथ है। तो ऐसा कई बार मेरा हुआ, मैं कोई गलत चीज नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन जो चीज मेरी अच्छी है वो चीज मैं कम से कम प्रमोट तो करूंगा ना, और वो प्रमोट करूंगा। जैसे मेरे गार्लिक टोस्ट थे, जब मैंने उसको लॉन्च किए थे तो वो पर डे मैक्स टू मैक्स 10 to 15 पीस पैकेट्स बिकते थे। नाउ डेज हम लोग 150 से 200 पैकेट बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? क्योंकि हमने लोगों को उसको टेस्ट कराया, खिलाया, खाने के बाद उन लोगों ने उसको पसंद किया और वो रेगुलर बेसिस पे यस। तो अपन थे सर वापस ड्राइव पे आ जाते, रूटीन पे आप थे सरप्राइज विजिट पे। सरप्राइज विजिट, यस। तो जस्ट लाइक मैं सुबह मॉर्निंग में अपने 9 o'clock को अपने उसमें जाता हूँ, अपना ब्रंच प्रॉपर लेके चलता हूँ। फिर एक मेरा डेली रूटीन का एक मेरा खुद का टाइम टेबल है फूड का, कि मुझे टाइमिंगली फ्रूट्स लेने हैं, फाइबर्स का इंटेक मेरी बॉडी के अंदर जाना चाहिए, जूसेस का इंटेक होना चाहिए, कोकोनट वाटर, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को सूट कर रही हैं, उनको आपको ध्यान रख के उसका एक वो रखें। अगर आपका शरीर अच्छा है ना तो आपको सब कुछ अच्छा है। आप अपने शरीर को नहीं करते हैं, बोले ना आज से मैं अपने आप को, अगर मैं अपने राजा को अगर मैं 10 साल पुराना देखूंगा ना तो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल डिफरेंट था। उसको सिर्फ एक पागलपन था कि मुझे सिर्फ एक काम करना है, वो चीजों को करना है, बट उसके पीछे वो क्या छोड़ आया उसको कुछ खुद को पता नहीं कि उसने क्या छोड़ दिया, क्या गवा दिया। बच्चे हैं छोटे से कब बड़े हो गए, उनकी लाइफ किस तरीके की रही, वो कैसे ग्रो किए। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। हर चीज का एक समय होता है, उस समय को आप दीजिए, फैमिली को भी टाइम दीजिए। नाउ डेज अगर आप देखा जाए ना कि सैटरडे के बाद अगर दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन 6 बजे बाद मुझे मेरी फैमिली के साथ मूवी देखने जाना है, मैं चिल करूंगा। फूड हम हमारे हमेशा एवरी सैटरडे को हमारा बाहर ही होता है, डिफरेंट जगह पे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो एक ट्यूनिंग, एक फैमिली के साथ एक बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी बनती है। तो आप एक लाइफ में एक टाइम टेबल एक वीक में बना दीजिए कि आपको फैमिली के लिए टाइम देना, पर उस वक्त ये ध्यान रखना है कि वही वो मोबाइल फोन्स, 4 मेंबर हैं, चारों मोबाइल पे बैठे हैं, कार में बैठे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो कोशिश करके आप उसको साइड पे रखिए या ना लेके जाएं तो ज्यादा आपके लिए बेहतर है। यस ठीक है। तो सर आप फिर शाम को अपने बिजनेस रूटीन में क्या करते हैं? फिर शाम को घर जाने का डेली में, अदर देन वीकेंड्स? 9 o'clock तक मैं मेरे घर पे जाता हूँ, अपने घर पे जाके अपना फ्रेशन अप होता हूँ। एक रूटीन जरूरी है कि आप रात के जब जाए ना तो आपको अपनी क्लीननेस आपकी बॉडी की होनी चाहिए। तो एक सॉल्ट बाथ होता है, वो आपको लेना चाहिए। जितनी भी नेगेटिविटी आपकी बॉडी में आई है ना, तो एक साइंटिफिकली इस चीज को प्रूव किया गया है कि आप अपना सॉल्ट बाथ जरूर लीजिए। अगर आप सॉल्ट बाथ लेते हो ना तो जितनी बॉडी में आपकी नेगेटिविटी आई है वो आपको एक वापस एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे लेके जाती है। और उसके बाद आप अपना डाइनिंग पे आते हैं, अपना फूड हम लोग लेते हैं और फूड लेके थोड़ी टाइम हाफ एन आवर या 1 hour अपनी फैमिली के साथ दे के और
आप 11 बजे सो जाते हो कि सुबह मॉर्निंग जल्दी उठना है, ठीक है। सो मेडिटेशन के बारे में अगर मैं पूछूं, मेडिटेशन कितना हार्ड है पहले तो, और आप कब से मेडिटेशन कर रहे हो, और वो आपकी लाइफ में क्या एक चेंज लाता है? मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हार्ड अगर मैं वर्ड यूज करूँ तो बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जिस चीज से भागना चाहते हो ना वो चीजें आपके पास आती हैं बार बार। आप जितना दौड़ोगे ना उतना वो आपके पास आएंगी, जिस चीज से आप वो करोगे। क्योंकि मैं अभी है ना अबंडेंस और इस सब पे भी काम करता हूँ कि जो आप सोचते हो ना वो आपके साथ लाइफ में घटना शुरू हो जाता है। आप ये फिक्स है, तो आप पहले तो अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिव करके देखिए बोलने और करने में बहुत फर्क भी होता है, बट जो चीजें मैंने, आपने एक बहुत अच्छा सवाल भी किया था कि ऐसी क्या चीज है, मतलब आपकी लाइफ में वो फियर भी आ सकता है कि आपको ये फियर है, आप ये चीज नहीं करते हो या आपको डर लगता है, तो मैं तो उसे एज अ चैलेंज लेता हूँ कि अगर मुझे लाइफ में ये चीज नहीं हो रही ना तो मैं तो उसको पहले करने की कोशिश करूंगा। तो आप उसको एज अ चैलेंज लीजिए और पॉजिटिव लेवल कि क्या यार लाइफ में क्या है, इससे बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम उसमें से फेल हो जाएंगे, उससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं हो सकता ना। तो आपको पहले तो उसे ऐसा चैलेंज लेना चाहिए कि यार क्यों नहीं हो सकता। यार लोग बोलते हैं हम गुटखा खाना बंद नहीं कर सकते, हम सिगरेट पीना नहीं बंद कर सकते, हम दारू पीना नहीं बंद कर सकते, मेरे से तो यही होता नहीं है, मैं तो अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकता हूँ। अरे क्यों नहीं उठ सकता हूँ यार, आपको इसी जगह आपकी फ्लाइट है मॉर्निंग 5 o'clock की, आप रोज 8 बजे का उठने का, तो अगर फ्लाइट को थोड़ा बोलोगे कि यार मेरे लिए तो 8 बजे जा, मुझे तो तेरे को 5 बजे पहुंचना ही पड़ेगा। तो ये सारा जो खेल है वो दिमाग का है, हर चीज पे दिमाग पे। तो आप दिमाग को किस तरफ ले जाते हो अब उसके लिए। और एक बहुत बड़ा पॉइंट में